आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी। ज़रार को आज ज़रूरी काम था, लिहाजा वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आज जुमा है, टेलीफ़ोन नंबर 3 लाइनें हैं, नंबर ग़ालिबन आपको याद होंगे। मैं दोहराए देता हूँ, 021 3233 0927 28 और 29। ये स्क्रीन पे भी गर्दिश करते रहेंगे। पहले कॉलर हैं नॉर्वे से आसिम हमीद साहब। जी भाई। साहब सलाम जी, कैसे हैं आप दोनों? ठीक अल्लाह ठाक का हैं शुक्र। जी। मैं कुछ अर्सा पहले मैंने कॉल किया था, तो मैंने आपसे जानना चाहा था कि एक फेल्ड रियासत की तारीफ क्या होती है, जिस पे आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में बुरा माना गए थे और आपने कहा लीबिया वगैरह होती हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में उसके हफ्ते के 2 हफ्ते बाद जो है तो जाहिद हुसैन साहब का एक कॉलम आया था डॉन में, इसमें वो पूछ रहे थे कि पाकिस्तान क्या फेल रियासत की तरफ जा रहा है। तो मैं आज उसी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि एज अ फेडरेशन तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ फेडरेशन ऑफ पीपल या पॉलिटी तो वो फेल हो चुका है। क्योंकि वो अपने लोगों की, क्योंकि वो जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है उस तरह तो वो फेल हो चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बल्कि फेल क्या, वो तो एग्रेसिवली वायलेट करता है अपने सिटीजन्स को। हाँ, एज अ नेशन स्टेट प्रोजेक्ट, एज अ नेशन स्टेट प्रोजेक्ट ये फेल नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जो बिल्कुल साफ अब नजर आ रहा है, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो कि इसे एज अ नेशन स्टेट ही चलाना चाहते हैं। और नेशन स्टेट और फेडरेशन में डिफरेंस लोगों को, हमारे अवाम को, आप लोग ही हमें इस पे गाइड कर सकते हैं कि अगर आप उस तरह देखें कि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक डोमिनियन हो, तो उस हक से तो 2 बेनिफिशियरी हमें इमीडिएटली नजर आते हैं। एक तो हम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं। और ये दोनों कभी नहीं चाहते कि ये फेडरेशन इसमें कामयाब रहे। बल्कि मैं सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को तो हम हमेशा फौज को कहते रहते हैं, ये लोग ये करते हैं, फलाना करते हैं। आप देखें कि जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती है और वो फेडरेशन को मजबूत करती है, तो उसकी आड़ में सबसे पहले जो खड़े होते हैं वो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ये फौजी नहीं होते। तो these two are the main beneficiaries। इनके अलावा जो फिर बेनिफिशरीज हैं वो ये ओलिगार्की है, जो कि पॉलिटिशियंस की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यही तो नेशन स्टेट के इस पैराए के नीचे इसी तरह के पॉलिटिशियंस जो ओलिगार्क्स होते हैं, उन्हीं को आगे आने देते हैं। जो ग्रास रूट का पॉलिटिशियन है वो कभी भी सामने नहीं आएगा, या वो जो एक्चुअल वर्कर है, या वो जो पार्टियां हैं जो उनके आवाम की बात करती हैं, वो नहीं यहाँ सामने आएंगी। तो वो इसी तरह की ये जो अभी वापस आ रहे हैं मुआहदे करके, ऐसे डेमोक्रेसी के जो चैंपियन साहब आ रहे हैं, नवाज साहब, तो वो ये इसी तरह के लोगों का। और आखिरी में जो इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो कल जोनाथन कुक साहब का एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। उन्होंने मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया और नेशन स्टेट का, इन दोनों की जो आपस में गठजोड़ है, उसके बारे में बहुत मजे की बात की थी कि कैसे ये मेमोरी होल्स बनाता है मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया और मीडिया के जितने भी ये ओनर्स होते हैं, वो कैसे एक नैरेटिव को हमेशा उसकी हिफाजत करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी ये जर्नलिस्ट कल उठाए गए हैं, तो जो जर्नलिस्ट उठाए जाते हैं वो जो कि आवाम की बात करते हैं, या वो जो फेडरेशन के जो कोई इसी तरह की इश्यूज उठाते हैं, उन सबको उठाया जाता है। वो जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जैसे पिछले दिनों जो है जिन्होंने फतवे लगाए, वो सलमान रुश्दी वाले वगैरह वगैरह, उस तरह के जर्नलिस्ट कभी भी नेशन स्टेट की इशू को नहीं छेड़ेंगे। वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तो बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी को नहीं छेड़ेंगे, ओलिगार्क्स को नहीं छेड़ेंगे। सो दे ऑलवेज मेक श्योर कि नेशन स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसके एक और बेनिफिशरीज यही मीडिया के चैनल्स और बड़े एंकर्स, ये लोग भी उसका हिस्सा हैं। और जो बिजनेसमैन है जो कि आजकल रील्स कर रहे हैं, जिनको इनरिच करता है ये नेशन स्टेट, वो भी इसका हिस्सा है। तो जो अवाम है वो ये भूल जाए कि ये मुल्क उनका है, या वो ये भूल जाए दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज कम्प्लीटली नेशन स्टेट का एक प्रोजेक्ट है, और इसकी आड़ में वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, आपने बहुत एहसन तरीके से अपना मुद्दा सामने रख दिया।
शाहज़ेब जिलानी, आपकी गहरी नज़र है हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा रहनुमाई फरमाएं। नहीं वो सर, मैं पहले तो मैं अगर आसिम है लाइन पे, मैं थोड़ा सा मैं दिलचस्पी रखता हूँ ये जानने में कि नॉर्वे से अक्सर अक्सर कॉल करते रहते हैं, चले गए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ज़रा सा मुझे तासुर ये मिला कि जैसे इनका ताल्लुक एकेडेमिया से है, स्कॉलरशिप से है, जी। और ये जो थियरी है कि वाई नेशंस फेल, उसमें ये काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी खोजना भी की है। मुझे उनकी बातों से ये लगा, मैं थोड़ा सा जानना भी चाह रहा था कि इफ़ दैट इज़ इंडीड राइट। लेकिन जो इन्होंने कई सारी बातें कर दी ना। इन्होंने पहले ये तो वाजे कर दिया कि जी अगर पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नाकाम रियासत है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे, ह्यूमन राइट्स का अब्यूसेस हैं, यहाँ पे जमहूरियत नहीं पनप पा रही, इसलिए यहाँ पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शहरियों के साथ, उस पर हम पूरा नहीं उतरे, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल डेफिनेशन है, दूसरा इन्होंने ये जो एक और चीज़ भी उठाई, उन्होंने कहा कि जो बेसिक मेन स्टेक होल्डर हैं इस रियासत के, उनमें अवाम कहीं नहीं है। जी जी उठाया, हाँ, विच इज़ पार्शली राइट। लेकिन वो हाँ पार्शली ये भी एक बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम एक वो तकाबली जायज़ा लें ना, कि हमें ये लगता है हमारे वाकई मसाइल का एक अंबार है, पहाड़ है, जिसमें हम दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, और हमें लगता है कि हम बिल्कुल गहराई में नीचे पस्त पोजीशन में आ गए। अंबार में तो हैं, लेकिन जो हमारी किस्मतों के मालिक हैं वो उस अंबार से शायद निकलना नहीं चाहते। यही अंबार जो है, यही सिस्टम बड़ी मेहनत से जो बनाया गया है, वो उसे ढाना नहीं चाह रहे। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि अगर आप फिर तकाबली जायजा करें ना अपने मुल्क का, और उन मुल्कों से करें जो आपसे भी बहुत पीछे हैं, तो फिर थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, हम उस तरह से नाकाम रियासत नहीं है। मिसाल के तौर पे हम सोमालिया नहीं है, हम यमन नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं है। हमारे यहाँ एक फंक्शनिंग, हमारे एक कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो चल रहे हैं, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो दूसरों पे हावी हो जाते हैं। तो हम इन मानों में नाकाम रियासत खुद को कह सकते हैं कि हम दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं पिछले 76 साल से। तो ये भी एक तरह से मतलब ये कि अगर हमने नहीं सुधारा अपने आप को, तो हम रवा दवा हैं उस जानिब कि जब आप आखिर में जो हमारे एक अल्टीमेट फियर है कि अगर इस मुल्क में आपने जमहूरियत को नहीं चलने दिया, आपने तकसीरियत को नहीं चलने दिया, आपने बैनुल मजहबी फ़िरका वाराना हम आंगी आपने पैदा नहीं की, तो इस मुल्क में फॉल्ट लाइंस बहुत सारी हैं जो अगर ये निज़ाम अगर जो है ना हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह अगर ये वो होता है खुदा ना खास्ता, तो वो एक हमेशा एक डर, एक खौफ रहता है कि ये हो सकता है। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि हमारे जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, खुदा उनको अक्ल दे, वो ये ख़तरात को समझें और आवाम को हिस्सेदारी दें जो उनका हक़ है, आइन के तहत उनका हक़ है, ताकि इस मुल्क में पोटेंशियल एक मजबूत मुल्क ये बन सकता है, एक बेहतर मुल्क बन सकता है। हम इसको किसी डगर पे ले आएँ। हमारे लाइफ टाइम में अगर ये हो जाए ना, अगर हम उस सफ़र की तरफ चल भी पड़े तो भी हम शुक्र करेंगे कि नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हमारे लोगों में, हमारे इस मुल्क में वसाइल भी बहुत सारे हैं, हम इसको किसी पार हम अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। थैंक यू। रियाज अरशद हैं लाहौर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप दोनों जी? जी शुक्रिया। ज़रार खोड़ो साहब को बड़ा मिस कर रहे हैं। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम आप दोनों को पसंद नहीं करते, बाकी उनके साथ भी हमारी मोहब्बत उसी तरह जिस तरह आपके साथ है। रियाज भाई मुझे लगता है कि आप हमारी अटेंडेंस लगाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। कभी मजबूरियाँ होती है कि वो आपकी सैलरी स्लिप बनानी होती है ना हम लोगों ने। जी ठीक है बिल्कुल सही। चलिए, सबसे पहले तो जी कौम को बड़ी मुबारक हो। ये जो बिजली का बड़ा है तो उसके लिए दिल तो बड़ा है कि 1 मिनट की खामोशी की जाए, पर टाइम कम है। अभी रैकेट चल रहा था कि कोई 3 रुपए कुछ पैसे की बिजली पड़ी है, वो अब खामोशी अगर इख्तियार करिए 1 मिनट की तो फिर टाइम भी कम हो जाएगा। दूसरा वो यही था बस कि जरा जो मुल्क की सिक्योरिटी है, वाटर की जो है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर उससे बेहतरी आना शुरू होगी आगे से आगे तो चीज़ें सारी अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएंगी। अब हम तो सुबह से लेकर शाम तक इसी कोशिश में होते हैं कि दुआएं करते रहें कि बेहतरी हो जाए। सही। और
पब्लिक से यही गुजारिश है कि आपको बराए मेहरबानी जिस मुतलका महकमे से मसला हो, आप बजाय डरे झिझके वहाँ पे जाएं, अपनी दरख्वास्त दें, 1 दफ़ा दें, 2 दफ़ा दें, यहाँ तक के देते रहें जिससे आपको सुकून मिलेगा। और आप लोगों से सारे एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये कि आप जैसे ये फ्राइडे का बड़ा अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम चल पड़ा है, तो आप इसकी 3 कॉपियाँ बना के, जो इनका प्रिंसिपल ऑफिस होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है। थैंक यू सो मच रियाज साहब, आपसे बात करके हर हफ्ते खुशी होती है। अली हैदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। सबसे पहले तो आपके रेगुलर कॉलर हैं सलीम साहब, जो रावलपिंडी से कॉल करते हैं, उनकी कॉल सुन के एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी, और मुझे अफसोस होता है कि उम्र के हिस्से में वो और उन जैसे बहुत सारे जो मुतासरीन हैं वो पिछले 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, वो बेचारे 6 साल से लगातार कॉल कर रहे हैं और उनका मसला हल होके नहीं देता। तो ये जो नेशनल बैंक की जो पेंशन की जो बात करते हैं, जी वही जी उन्हीं उसी हवाले से। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात अभी चल रही है ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से, तो कुछ मोटे मोटे नंबर्स इस तरह से आए हैं कि 170 मिलियन से ज़्यादा आबादी के पास स्मार्टफोन एक्सेस है, और ज़ाहिर हालात आज से 20 साल पहले जो थे, 21 साल पहले जो 2002 में इलेक्शन हो गए थे, या 2013 में या 18 में, तो ये जो आप लोगों ने ज़ाहिर इलेक्शन कवर किए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर 50% से ज़्यादा टर्नआउट हो जाता है अगर एक्चुअली, तो क्या ये जो पावर्स दैट भी हैं ये वाकई इलेक्शन को वाकई मैनेज कर सकते हैं? और अगर क्योंकि ज़ाहिर 18 को तो 20 कर सकते हैं ना, लेकिन 10 को तो 20 नहीं किया जा सकता, तो किस हद तक पुश, किस हद तक मैनेजेबल चीज़ हो जाती है एक नॉर्मली इलेक्शन में? ये ज़रा परसेंटेज अगर आप लोगों का जो एनालिसिस है वो दीजिएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये जो इंजीनियरिंग की बात की है, पुराने ज़माने में ये होता था कि पोलिंग वाले दिन इंजीनियरिंग होती थी, और वो जो पत्थर के ज़माने का हरकतें थी वो ये थी कि जी बैलेट बॉक्स लेके भाग गए, जाली वोटों की स्टफिंग शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े में जो है पोलिंग मुअत्तल कर दी। ये अब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। जो इंतज़ामात और जो काम होते हैं वो इलेक्शन से पहले ही हो जाते हैं कि किसको पीछे रखना है, किसको आगे रखना है, किसको डरा धमका के, किसको तरगीब के साथ, किसको मुस्तकबिल का क्या सब्ज़ बाग दिखा के, ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ही टेक्नोलॉजी अब पॉलिश हो चुकी है, तो और इतनी पॉलिश हो चुकी है कि एक हाथ करता है, दायां हाथ करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है ट्रांसपेरेंसी का, तो ट्रांसपेरेंसी एक इल्यूजन है। 70 का इलेक्शन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उसको आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी ने फिर जो गुल दिखाए, खिलाए, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि जो मुंतज़मीन हैं उनको अक्ल आ गई कि इतना खुला भी नहीं छोड़ना, इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं छोड़ना कि बड़े मसाइल जो हैं वो नाक की तरह सर उठा के फुंकारने लगे। तो उसके बाद से मैनेज तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई इलेक्शन 100% मैनेज हुए होंगे, लेकिन सेमाई मैनेजमेंट जो है वो बहरहाल हमें नज़र आती है। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मसलन 2018 में कुछ दो या तीन पार्टियों के हाथ बांध दिए गए। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी में, उसमें भी एक आध जो बड़ी पार्टी है उसके हाथ ज़ाहिर है उनकी मुश्कें कसी जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर वो गेम में हिस्सा लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। असल मसला होता है कि जो मस्बत नताइज, जनरल ज़िया के ज़माने से ये टर्म चल रही है, उनकी तलाश होती है। और एक बहुत ही फटीचर किस्म का जो है वो कोट है कि ये मत देखो कि किसने वोट दिया, ये देखो कि गिना किसने। एक वक्फ़ा ले लें, फिर आपकी कॉल्स जारी रहेंगी। वेलकम बैक। नासिर कुरैशी साहब हैं कराची से। जी नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। दुआ और उम्मीद है कि आप लोग की तबीयत अच्छी है। जी, कॉल करने का मकसद दुख और अफसोस का एहसास है हमें। कल कराची में अहमदिया जमात की इबादतगाह के ऊपर हमला हुआ, और ये इस साल होने वाले पाकिस्तान में जो हमले हैं वो 32वां हमला था, और कराची में होने वाला 5वां हमला था। इस इबादतगाह पे जनवरी में भी पहले हमला हुआ था,
और इसी तरह सदर में इबादत गाह है, वहाँ पे फरवरी में और फिर कुछ दिन पहले हमला हुआ और FIR भी कराई गई, लेकिन अफसोस है कि रियासत जो है वो उन लोगों को रोकने में और पकड़ने में नाकाम रही है। शायद अगर पकड़ लिया होता तो ये हमले दोबारा ना होते। इसी तरीके से आज डस्का में 70 से ज़्यादा कब्रें हैं जिनके कत्बे तोड़ दिए गए। तो दुख अफसोस है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है और इन मामलात की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म साहब ने वो आपको कोई इत्तला है डस्का में चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान की बनाई हुई इबादत गाह जो है उसके बारे में भी सुना जा रहा था सोशल मीडिया पे? जी, उस पे होना था, वो आज नहीं हुआ, लेकिन ये कब्रों के साथ 70 से ज़्यादा कब्रें हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। हाँ, अब तो ये जाहिर है हर हफ्ते का हिसाब किताब है। शाहजेब, रियासत है खामोश वैसे? हाँ, ये इस साल जो है ये एक ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है इन वाक़यात में। पूरा एक ट्रेंड है। जनवरी से अगर आप नोट करना शुरू करें, मतलब 32 वाक़यात अगर हो जाएं, अभी तक वसत आपने किसी भी हमारी सियासी जमात को, किसी को भी इस पे लबकुशाई करते हुए नहीं सुना होगा। दिस इज नॉन इशू। और हम हाँ, इट्स अ नॉन इशू। लेकिन हम अपने मुल्क के बॉर्डर से बाहर कहीं पे भी मुसलमानों के साथ, दूसरों के साथ, अक़लियतों के साथ कुछ हो रहा हो तो हम बहुत उस पर बढ़ चढ़ के बयान देते हैं। लेकिन मुल्क के अंदर अगर एक अक़लियत के साथ ये सलूक हो रहा हो तो सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हाँ, कुछ तो एक्टिव हैं जो आगे आगे हैं। फिर होता ही है कि जब आप उन्हें नहीं रोकते तो हर वाक़या जो है मज़ीद हौसला पैदा करता है और ये एक चेन बनती चली जाती है जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है। अहमदी कम्युनिटी हो, क्रिश्चियंस के साथ जो जड़ावाला या उसके बाद गिरदोनवा में कोशिशें हुई हैं वो हैं, तो वहाँ डिटेरेंस के लिए थोड़ी बहुत कोशिशें हुई थी, मगर ये जो सिलसिला है इक्का दुक्का पूरे मुल्क में ये मुस्तकिल जारी है। और अब तो मेरा ख्याल है रियासत भी इसे न्यू नॉर्मल के तौर पे ट्रीट कर रही है। लेकिन बाहर की दुनिया बहरहाल इतनी रियायत देने को तैयार नहीं है, वो नोटिस लेती है। और जब आप जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मुसलमानों पे जो ज़्यादतियाँ होती हैं बैरूनी दुनिया में, जब आप उन पे वो आवाज़ उठाते हैं तो फिर बैरूनी दुनिया ये भी कहती है कि भाई साहब आप अपने अंदर का हाल देख लें, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि आप बगले झांकते हैं। बुरहान अहमद हैं डस्का से। सर जनाब। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी जी। अच्छा सर, मैं गुज़िश्ता जो भाई हैं कॉलर में उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा ताल्लुक भी किसी शहर से ही है जी, जहाँ पे अभी आपकी न्यूज़ की हेडलाइंस भी चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि कश्मीर में हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं UK में और USA में, उन्होंने कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई। और वही इबादत गाह जो सर ज़फ़रुल्लाह साहब ने बनाई थी, जिन्होंने कश्मीर की करारदाद पास करवाई थी, वो आज अंडर थ्रेट है। और सारा दिन यहाँ पे भी हमारे ज़िला में भी, शहर में भी एक हरासा की कैफियत रही थी। जैसा कि दोस्त ने जिक्र किया कि ये रवा साल में तकरीबन 32 हमारी इबादत गाहें भी तो जिक्र है, उन पर हमला हो चुका है, मुतअद्दिद कब्रिस्तान है, इस तरह बाज़ को तसील भी कर दिया जाता है। इस सारे सर अवामल में जो अफसोस की बात है कि ये इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एक हुकूमत है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, बिल्कुल खामोशी है। मासवाए चंद सहाफ़ी हैं जो आवाज़ उठाते हैं आपकी तरह के और मौका भी फराहम करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोस है कि जो इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस की शक्ल में या मुकामी इंतज़ामिया होती है, या ज़िली लेवल पर होती है इंतज़ामिया, वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जारी करदा फैसला इस हवाले से, जिन्होंने आइन की 298 और 295 की तशरीहात भी की हैं, फिर हालिया 31 अगस्त के हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का वाज़ह फैसला की मौजूदगी है कि 1984 ऑर्डिनेंस से पहले की जो भी इबादत गाहें हैं या ब्यूत ज़िक्र है, उनके मीनारे या गुंबद वगैरह नहीं गिराए जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि 1984 के बाद
कभी कोई नई जगह पे इबादत गाह बनाने की कोई NOC जारी की हो या बनाई गई हो, इनमें से 90% ऐसी ही इबादत गाहें हैं जो या तो 50s की दहाई की हैं, 60s की दहाई की, या क्या हमें पाकिस्तान से पहले की हैं, और उन्हीं पर ये हमला वगैरह हुआ जाता है। और एक नजरिया पेश कर दिया गया है कि जज्बात मजरूह होते हैं और एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, और पुलिस उस जज्बात मजरूह के लिए बजाय कि उनसे डिमांड करे, जो दरख्वास्त देते हैं कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आए तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर अफराद जमात जो होते हैं, उनकी जो जमात अहमदिया की तरफ से पेश किए जाते हैं, उनको किसी भी हद तक नहीं लाया जाता, और उल्टा अहमदियों को ही हरासा किया जाता है कि आप खुद गिरा दें, खुद जाके कत्ले मस्मार कर दें। अगर वो इनकार करते हैं तो ज़बरदस्ती इंतज़ामिया खुद जाती है और ज़बरदस्ती दाखिल होती है और इबादत गाहों को और कब्रिस्तानों को, मज़ारों को नुकसान पहुँचा देती है। थैंक यू सो मच। आज मैं एक सोशल मीडिया पे किसी चैनल पे गुफ्तगू देख रहा था कि आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि ज़ाहिर है कि आइन ने अहमदियों को अक़लियत करार दिया है, गैर मुस्लिम अक़लियत, तो इनको कोई हक़ नहीं है कि वो अक्सरियत के जज्बात मजरूह करें। ठीक है, ये आर्गूमेंट है अपनी जगह, लेकिन उसी आइन में आर्टिकल 25 भी है कि जिसमें ये वादा किया गया है रियासत की तरफ से कि जितनी भी गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं उनकी जानो माल और जो इबादत गाहें और अमलाक हैं उनकी हिफाजत करेगी रियासत पाकिस्तान। तो वो आर्टिकल 25 जो है वो किसी को याद नहीं आता है। जिस दिन रियासत चाहेगी आर्टिकल 25 उसे याद आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उनके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसाइल हैं, और वैसे भी अगर कोई छोटा सा आबादी का गिरोह है तो ना तो उसकी वोट की ताकत है, ना कोई सियासी ताकत है, तो अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, इस लिहाज से तो जो भारत में मोदी साहब कर रहे हैं एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट है ना कि जी मेजॉरिटी जो है उसके सेंटिमेंट्स अगर माइनॉरिटी वहाँ पे हर्ट कर रही है तो मेजॉरिटी को अपने आप को असर्ट करने का पूरा हक है। वहाँ पे जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है वो इसी नज़रिए के तहत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये ठीक है तो फिर वहाँ पे वो भी ठीक है। हाँ भाई, DNA तो वही है ना। अच्छा, तो अब फैयाज वड़ाई साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अच्छा सर, बात हो रही है तकरीबन एक ही तरह में वो आसम हमीद साहब की कॉल से शुरू हुई कि जी हमारी जो एक रियासत है वो एक फेल रियासत तकरीबन बन गई है। तो मैं भी इसी मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि असल में जो फेल रियासत हमारी हुई है या जितनी हम ये फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं हालात हमारे, जिस तरह यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है, जुनूनियत है, तो असल में तो ये सारी बेस तो करती है हमारी वो दो कौमी नजरिए से। तो अब ये चीज जो है वक्त कम है, दो कौमी नजरिए तक ना जाए फिर आप बात मुकम्मल नहीं कर पाएंगे सर। ये तो फिर अब डिटरमिन करना पड़ेगा ना कि आखिर हमें डिटरमिन है लेकिन रियासत डिटरमिन्ड नहीं है। एक फलाह हमारे स्ट्रक्चर में जो एक बेसिकली जो हमारी बुनियाद ही गलत रख दी गई, एक बुनियाद पे एक खालसतन मजहबी बुनियाद पे, फिर वहाँ पे हमने मजहब को गालिब करना है तो फिर अब लड़ाइयाँ तो होंगी। ये तो फिर होगा। अगर आप बुनियाद हिलाएंगे तो फिर दीवार भी तो गिरेगी ना, मसला ये है। तो ये तो फिर एक बड़ी वो एक कॉम्प्लिकेशन है। इस पे आप मजीद थोड़ा सा फरमाएं कि आखिर जो है वजह क्या है कि हम जो है वो इस पे काबू नहीं पा रहे, जबकि हमारे हमसाये में हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया, वहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं है, इतनी लाकानूनियत नहीं है। वजह क्या है? अब आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये पिछले 7 साल में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हमें तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है उससे हमें मतलब तब हो जब हमारी बुनियाद और अपना सोच और लाइन ऑफ आर्गूमेंट ठीक हो। आपकी बात दुरुस्त है। एक वक्फा ले लें।
प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। अब तक जो कॉल्स आई हैं उसमें ज़ाहिर है कि मुल्क के हवाले से काफ़ी परेशानी है। मुल्क क्या नाकाम रियासत की तरफ बनने की तरफ जा रहा है। इलेक्शन इंजीनियरिंग पे आपकी हमने बातें सुनी। पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है उस पर भी तशवीश है। तो ये सारे मौज़ूआत इस वक्त आपके जहनों पर हैं। हमारे अगले कॉलर हैं हमाद खान साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, एक तो पिछले दिनों आपने जस्टिस फायज़ ईसा ने जो आए और जो उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट किया, इस पर प्रोग्राम किया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। उसमें थोड़ा सा मुझे था कि आपने एक आपके साहिब आए थे और उन्होंने, मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही एप्पल ऑरेंज मिक्सिंग कर रहे थे। मिसाल के तौर पर वो जस्टिस फायज़ ईसा कुछ इक़दाम को साकिब निसार के इक़दाम के साथ तशबीह दे रहे थे। हालांकि जो साकिब निसार ने दिए थे वो एज ए चीफ जस्टिस और अपने जज के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यूज़ किए थे, जबकि फायज़ ईसा ने टोटल पर्सनल कैपेसिटी में दिए थे। अगर वो राह चलते हुए किसी भी गाड़ी वाले को कहते हैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की आपकी नंबर प्लेट सही नहीं है, तो हर एक को कहने का हक है। उन्होंने कभी भी अपने पावर्स यूज़ नहीं की, इसलिए तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को जनरलाइज करते हुए सोचना चाहिए। अच्छा, इसी से मुझे अभी ज़हन में आया कि इतनी भी शायद फेल रियासत नहीं है। अगर आप अच्छा करने का सोचें, आप सोचते हैं खुद अपने तय कि आपके पास जो भी इख्तियारात हैं उनको सही इस्तेमाल करके मैं कुछ कर सकता हूँ, तो लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना भी बुरा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल भी है। अच्छा, अब दूसरी बात बिल्कुल हट मैं करने लगा हूँ, बिल्कुल ही हट कर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में ज़रा हटके में भी शायद इस अहम तरीन चीज़ पर कभी नहीं प्रोग्राम किया गया कि पिछले अगर 2 माह के आप अखबार देखें तो चंद ही खबरें इतनी ज्यादा तवातर से आ रही हैं, और वो है हमारी सड़कों पर होने वाले ट्रैफिक हादसात। और चंद सड़कें उनमें बड़ी कॉमन हैं, सखर कराची रोड, चलास वाला जगह जहां हर दूसरे दिन खाई में कोई ना कोई बड़ी गाड़ी गिर जाती स्याहों समेत, लाहौर पिंडी रावलपिंडी मोटरवे पर गलतहार का एरिया है, लाहौर सियालकोट रोड, 4, 5, 6 रोड पर अगर आप 3 माह के पिछले देखें इतने हादसे हुए हैं तकरीबन एक ही तरह के, या तो खाई में गिर गई या उसका टायर बर्स्ट हो गया गाड़ी का और वो उलट गई, और आज फिर हुआ है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा जहां इतने हादसे। और देखिए आप इससे अंदाजा लगा हमारे कितने जानने वाले लोग अपने अगर फैमिली में भी नजर उठाएं तो कितने लोग हैं जो हादसों से बेचारे जान से हाथ जोड़ते हैं। हमारे कितने अच्छे फनकार, खिलाड़ी, सियासतदान, कितने लोग हैं। इससे पता लगता है कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हादसे होते हैं। लेकिन इस पर किसी किस्म की पॉलिसी नहीं, लाइसेंसिंग पर, सड़कों के हालात पर, सो एंड सो फोर्थ। तो काइंडली इस पर भी थोड़ा सा कोई अगर आप नजर दौड़ाएं। आपने बिल्कुल सही बात की। किसी ज़माने में मैंने वसत इस पे थोड़ा सा जब मैंने काम किया था तो हमने ये देखा, ये उस ज़माने की बात है जब मुल्क में ये TTP के इतने हमले हो रहे थे, हलाकतें हो रही थी, कि हमने ये देखा कि जो आदाद शुमार हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अमवात जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत टारगेट किलिंग में और दहशत गर्दी में। और ये बात बिल्कुल सही कहा हमाद खान ने कि इस पर किसी की तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ रोड सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। आपने कुछ सड़कों के नाम बता दिए, वो सब इससे एग्री करेंगे कि हमारा ये जो कोयटा खुसदार और ये कराची वाला रोड है, इस पर भी बहुत ज़्यादा बसों के एक्सीडेंट्स होते हैं, ये होते हैं, और ये पूरे मुल्क का मसला है। जो मैं तो आपको पर्सनली ये बताऊं कि हमें अगर निकलना होता है ना अपने काम से भी, मैं रात को ट्रैवल नहीं करता, कोशिश करता हूं पूरी कि मैं रात को ना निकलूं। विजिबिलिटी नहीं होती है। एक बहुत बड़ी इशारा पे खामखा बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ होगा या कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा होगा। तो हमारे यहाँ रोड्स पे हमारे यहाँ ज़ाहिर के सड़कें और बन रही हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, हुकूमत का हमारे यहाँ कोई हाल नज़र नहीं आता। अपनी सेफ्टी जितना हम एहतियात कर सकते हैं हम करें, कोशिश करें दिन को ट्रैवल करें अगर आपके बस में है, वरना हमारी जो ये कातिल सड़कें हैं ये बिल्कुल आम जिंदगियां, लोगों की जिंदगियां निकलती जा रही हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ना इस पर कोई प्लान है, ना स्ट्रेटजी है, ना किसी की तवज्जो है। अच्छा, किसी ने खूब अच्छा कहा था, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि अगर आपको किसी मुल्क में करप्शन का लेवल देखना हो तो उसके लिए किसी दफ्तर में जाने की, फाइल वाइल चेक करने की, छानबीन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, रोड क्वालिटी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करप्शन का लेवल क्या है। और कराची में तो हमें ये कदम कदम पे देखने को मिलता है। सिर्फ ऐसा मसला ये नहीं कि ख़राब शाहराहों का मसला है, वो तो हैं,
लेकिन जो ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं, फुल बीम सामने से आ रहे हैं, जो सामने से आ रहा है ड्राइवर वो बिल्कुल अंधा हो जाता है और हादसा सबब बनते हैं। मसलन ये जो मयार है ड्राइविंग का, ये मेरा ख्याल है सड़कों से भी ज़्यादा पैथेटिक है, खुसूसन हाईवेज़ की अगर आप बात करें। दूसरे ये है कि जो टर्निंग्स हैं शहरों में देख लें या हाईवेज़ पे देख लें, बहुत ही सस्ती सी एक चीज़ आती है कैट्स आई, कि रात को वो चमकता है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे जो है वो डिवाइडर है, बाइफर्केशन है, क्या है। हमारे यहाँ इसका भी तकल्लुफ़ नहीं है, और जब गाड़ी जो है वो उस पर चढ़ जाती है और लोग मर जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं, उसके बाद 2-4 दिन के लिए होता है ओहो हो, तो वहाँ बाज़ार से लेके थोड़े से कैट्स आई लगा दिए जाते हैं। और ये है, तो ये एक जिसे कहते हैं ना एक मुरक्कब है कि एक तो सड़कें ख़राब और ऊपर से जो हमारा इंतज़ाम है और ऊपर से हमारी जो ड्राइविंग की क्वालिटी है वो ख़राब है। तो इन सब ने मिल मिला के एक बार हल क़यामत मचाई हुई है। एहसन मलिक साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाई साहब। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी बिल्कुल। हेलो, शुक्रिया। अच्छा सर, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो अकाउंटेबिलिटी शुरू की है आर्मी चीफ ने पूरे मुल्क के अंदर, आपको पता ही है कि जितने भी ये छापे पड़ रहे हैं, चीनी वाले, सोने वाले, आपको पता ही है ना। जी। तो सर एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है, वो कैसे सर? वो इस तरह के अभी नैब के पास अथॉरिटी है पूरी की पूरी कि जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मतलब नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इसाकदार है, जरदारी है और उसकी पूरी कंपनी है सर, इनके नाम नैब में शामिल हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आर्मी इनको स्पेशल पकड़ेगी, इनके नाम पहले में शामिल हैं। और ये अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है इस कौम को, इस मुल्क को, और इस मुल्क के जो कत्ता करते हैं, इनको पकड़े, इनको अंदर बंद करें। मुझे इतना यकीन है, अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। आप देखिएगा, इनको सिर्फ अटक के लेके तय खानों में सिर्फ एक हफ्ता अंधेरों में रखें। मुझे यकीन है कि 10-15 खरब रुपए मामूली बात है इनसे पैसा निकलवाना। कोई जरूरत नहीं चाइना के आगे हाथ फैलाने की, कोई जरूरत नहीं IMF से मिन्नतें करने की, कोई जरूरत नहीं तुर्की के पास जाने की। मुझे इतना पता है कि अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना किया, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी आवाम इन कट्टा दत्तों को कभी, ताकतवर हल्कों को कभी माफ नहीं करेगी। इन ताकतवर हल्कों के पास एक मौका है कि अपने आप को, अपनी इज्जत बढ़ा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, एहतसाब होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल आपके लिए ये है कि क्या सिर्फ सियासी क़यादत का होना चाहिए एहतसाब? बिल्कुल सर, सारी ये तो चोर, ये सारे डाकू हैं, इनका तो पेशा है। इन्होंने तो सिर्फ सियासतदान है? नहीं, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे सियासतदान, जिसने लूटमार किया है, क्रॉस द बॉर्डर होनी चाहिए। ठीक है, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं और आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ब्रेक ही ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर इकबाल साहब हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, दो बातें हैं, एक ज़िमनी सवाल है और वो असल जो सवाल है वो मैं बाद में करूँगा। असल सवाल आप पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो आप खुद समझ जाएंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो नवाब शाह से साहब जो कॉल करते हैं उनकी रेगुलर कॉल मिल जाती है, मेरी क्यों नहीं मिलती? मैं भी हर हफ्ते कोशिश करता हूँ और 1 घंटा लगा रहता हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब दें पहले तो मुझे। हाँ, हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनका नंबर आपको दे देते हैं, आप उनसे डायरेक्ट पूछ लें कि उनके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि उनकी कॉल हर हफ्ते लग जाती है। हाँ, नहीं, ये तो खैर कोई जवाब ना हुआ। बहरहाल उनकी कॉल मिलती है। नहीं तो जवाब क्या होना चाहिए? मेरी नहीं मिलती, मैं भी हर हफ्ते कोशिश करता हूँ। थोड़े सुने सवाल मेरा ये है कि अगर बैंक में जाएं तो फिंगरप्रिंट लेने मैं आपको ये मशवरा देना चाह रहा था कि वसत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। शायद कामरान भाई के पास कोई है फॉर्मूला है कि उनकी कॉल क्यों मिलती है, उनसे आप जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि अगर बैंक में जाएं तो वहाँ फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, ठीक है? अकाउंट खुलवाने जाएं या सिम लेने जाएं तो वहाँ बायोमेट्रिक होती है। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जाएं वहाँ बायोमेट्रिक होती है।
तो वोट के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्या कबाहत है, क्या मसाइल हैं इसमें? बात तो सही है, बहन लोग हैं, इसका जरूर जवाब दीजिए। बात तो सही है आपकी, होना चाहिए। तो अगर ये हो जाए तो हमारा जो गड़बड़ घोटाला होता है वो काफी हद तक, मैं 3 दफा कह रहा हूँ, काफी हद तक इसमें काबू बस यही नुकसान होगा जी। क्या नुकसान होगा? कि गड़बड़ घोटाला रुक जाएगा। हाँ, वही बस मैं चाहता हूँ कि ये हुजूर अनवर जो है हमारे, जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ। वो बहुत नहीं, ये बहुत ही मौके का मशवरा है, बायोमेट्रिक होना चाहिए। चाहिए। इस चीज को सुन रहे हो सकता है सुनते भी हो, तो वो अगर इस चीज को लागू कर दें इस मुल्क में कि अब जो इलेक्शन होंगे वो ईवीएम के जरिए होंगे, कोई मसला नहीं है। सबके पास जो है 60-70% के पास स्मार्टफोन है, या दूसरे तरीके से भी हो सकता है। बस ये मेरा सवाल था। ठीक है, अच्छी तजवीज़, अच्छी तजवीज़। राहील अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वसतुल्लाह साहब, पहले तो अभी ये साहब ने जो कहा ना कि कामरान अली साहब की कॉल कैसे लगती है, तो मैं आपको आज का ज़ाती अपना तर्जुमा बताऊं कि मैं 11 बजने में 10 मिनट से कॉल कर रहा था और अभी मेरी तकरीबन 11:50 पे कॉल लगी है। तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि जी, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह से रेगुलर कॉलर हूँ कि हमारी कॉल लग जाती है। हम मतलब 11 बजने में 10 मिनट से बैठते हैं आपके प्रोग्राम पे। इसका मतलब है कि तरकीब यह है कि आप हौसला ना हारें, निराश ना हो, बस आप लगे रहें। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की वसतुल्लाह साहब, और आज आपने बड़ी अच्छी बात भी की। अच्छा, आज मैं एक बात करूंगा, ये जो हमारे साबका चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल, इन्होंने जाते हुए कहा कि जी मेरी दुआ है कि मेरा नाम जो है कानून की हिस्ट्री में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाए। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, आपका नाम मौलवी तमीजुद्दीन के, जस्टिस मुनीर, ज़ियाउल हक के अनवारुल हक, परवेज मुशर्रफ के इरशाद, साकिब निसार, आसिफ सईद कोसा गुलजार, उनकी तरह जैसे आपने पनामा का ब्लैक डिक्शनरी से एक वर्ड निकाल के मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, इसी तरह आपका नाम भी इसमें लिखा जाएगा। क्योंकि आपके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न थी वो सामने नज़र आई। फिर जो आपने कुछ फैसले ऐसे किए जो आपके सामने, आपने आइन को रीराइट कर दिया 63F के ऊपर। फिर आपने जो और ऐसे फैसले किए हैं, और अब आखिरी बात ये कि वो अपने फैसलों को जो उन्होंने 14 मई के इलेक्शन को कहा था उसको वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करा सके। तो मेरा ये है कि जी आपका जो नाम है वो ब्लैक डिक्शनरी में काले अल्फाज से लिखा जाएगा जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फरीद तैयब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी सर। हेलो जी मोहतरम, आज सवाल जरा डिफरेंट है क्योंकि आज लोगों के सवालात का कुछ रुझान बड़ा डिफरेंट है। जो लोग ब्लेम गेम ही कर रहे हैं, एक दूसरे पे दायरे करते हैं जब हालात खराब हो जाते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आर वी लॉस्ट इन अ जंगल, जंगल के गुमशुदा, एक मजमून लिखा जा सकता है बहुत अच्छा, जिसमें कोई भी दबोचने आए, कोई उचकने आए, कुछ आए और छुप छुप के उसमें चलते रहे। कुछ इस किस्म के हालात नहीं है क्या? ये पक्के का इलाका, कच्चे का इलाका का ऑपरेशन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ी दरखास्त है क्योंकि जब 70 लाख मलेशियात वाले मुल्क में हैं कैलकुलेशन के मुताबिक, जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो उसमें फिर ये डकैती होंगे, बहुत सारी तादाद इनकी भी होगी, वो गिनते नहीं है कभी और पता भी नहीं चलता। जाहिर है उनके तो नंबर बढ़ रहे हैं खुद ब खुद ही। उन सबसे दरखास्त ये है कि किसी की चीजें छीनते वक्त आपको कैश लेना है, मोबाइल लेना है, ले लीजिए, मगर बाकी चीजें लिल्लाह छोड़ दें। अगर आईडी कार्ड आप ले गए तो नई सिम निकालने में मुश्किल होगी, नए एटीएम कार्ड बनाने में मुश्किल होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पता नहीं क्या क्या, EOBI कार्ड उनके पास जेब में होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इन सब के ऊपर फीसेस हैं। तो ये दरखास्त तमाम लुटेरों से, डकैतों से और चोरों से, उचक्कों से दरखास्त है कि वो कम से कम इतने ही ख्याल कर लिया करें। आपका क्या ख्याल है? अपने जी बिल्कुल अपना ज़ाब्ता अखलाक़ी बना लें कम से कम, बिल्कुल सही बात है ये। और वो जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं सिंध के, उन्होंने भी मशवरा दिया है कि आपका मोबाइल अगर आपको अंदाज़ा है कि छिन सकता है तो किसी ऐसी महफूज जगह पे रखें कपड़ों में कि जो लूटने वाला है उसे पता ना चले। वेरी सिंपल, वेरी फाइन। इस तरह के मशवरे तो
ऊपर भी लोगों के जहन में हैं। थैंक यू कि आपने एक मसले की जानिब तवज्जो दिलाई, और जब यही लोगों को रहना है यहाँ पे और यही वारदातें करनी है तो फिर एक कम से कम बुनियादी ज़ाब्ता अखलाक बना लें, ताकि बकौल आपके वो जो कीमती चीज़ें जो उनके काम की नहीं हैं वो कम से कम बच जाएँ, पैसे वैसे ले जाएँ। मोहम्मद नदीम साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने कुछ अर्से पहले भी कॉल की थी, शायद आप लोगों को याद हो जी। उस टाइम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तारा अब्दुल्ला साहिबा जी, उन्होंने शायद ज़रार कोडो साहिब से रब्ता किया था। मैं डिसेबल पर्सन हूँ जी, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, मेरी आई साइड बड़ी तेजी से गिर रही है जी। सर फिर उन्होंने जो रेकमेंड किया था वो 2 NGO थी इस्लामाबाद बेस्ड, एक PFFB थी, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उनके जो IT इंचार्ज थे उनसे रब्ता हुआ, तो उनके ज़रिए मैंने फिर मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल को टॉक बैक के साथ कैसे यूज़ करते हैं उसका कोर्स किया, और उसके बाद जो कंप्यूटर को जाज के साथ कैसे यूज़ करते हैं उसके कोर्स स्टार्ट किया। अच्छा सर, प्रॉब्लम मेरी ये है कि मेरी एज इस टाइम 43 है। ये नहीं कि डिसेबल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली भी एक आई है अलाइड बैंक में, उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किया डिसेबल को, 2 महीने का प्रोग्राम है जिसमें वो 10,000 पर मंथ की पे करेंगे। उसमें से जो इंटर्नशिप में जो डिसेबल पर्सन उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसको फिर वो परमानेंट बेस पे अपने पास हायर कर लेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लेंगे। लेकिन उन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो 18 से 35 साल है। इसी तरह मैं मतलब जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट लेवल पे भी आती है जिसमें डिसेबल के लिए कोटा भी है, उसमें भी अगर मैं कोशिश करता हूँ अप्लाई के लिए तो मेरी जो एज है इस टाइम जो 43 है वो आड़े आ जाती है, क्योंकि मैं फिर वो रेगुलर जॉब के लिए तो आपका क्या कहना है कि जिस जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए ये जो एज की शर्त है ये ख़त्म कर दी जाए, क्या किया जाए? सर फिल वक्त तो क्योंकि मुझे रोजगार की जरूरत है तो मैं आपके तवज्जो से जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चूँकि मेरी नॉलेज में है कि बहुत सारे जो ब्लाइंड पर्सन है या दूसरे डिसेबल पर्सन है जिनकी एज कैटेगरी या रेगुलर जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको उन्होंने डेली वेजेस के तौर पे ना पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया हुआ है, जिसमें वो मुलाजम तो किसी डिपार्टमेंट में है लेकिन उन्होंने ड्यूटी अपनी किसी न किसी स्पेशल स्कूल में जो डिसेबल पर्सन के लिए डेडिकेटेड है वहाँ पे अपनी लगवाई हुई, कोई वहाँ पे टीचर है। उसके लिए प्रोसीजर जाहिर है आपको मालूम होगा ना या नहीं? जी जी, वो उसमें हर एक तो प्रोसीजर बड़ा कॉमन है कि जी आप लाहौर की किसी सड़क पे धरना दे के बैठ जाएं और उसके बाद अगर कोई मिनिस्टर आपकी बात सुनता है तो फिर आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं सुनता तो फिर आपका काम नहीं होता। सही है, सही है, सही है। बहरहाल मैं ज़रार का चूँकि आपसे रब्ता ताहिरा अब्दुल्ला का आपने नाम दिया, मैं ज़रार को जो है आपके बारे में बता दूँगा तो हो सकता है वो फॉलो अप करें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आज इतना ही। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।